हाँ, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि इसके पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को कवर कर रहे थे और उसमें हमने जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कुछ नियमों का भी अध्ययन कर लिया था, समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उसमें हम क्या चल रहे थे कि एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, इस टॉपिक में हम क्या है अध्ययन कर रहे थे। अब हम इसमें जो उसका बचा हुआ पार्ट है उसको हम यहां कवर करेंगे, यानी कि अब हम यहां देखेंगे रूल 4 को। रूल 4 क्या है कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पे फॉर प्लस नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पे फॉर प्लस नाउन का क्या है प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे वाक्यों में दैट के या ऐसे कहें कि ऐसे वाक्यों में दैट क्लॉज में क्रिया का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि दिए हुए वाक्य में फॉर के बाद किसी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है या नहीं हुआ रहता है। देखते हैं क्या कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पे क्या आता है फॉर प्लस नाउन आता है। ठीक, ऐसे वाक्यों में दैट क्लॉज में, अर्थात जो ऐसे वाक्य हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों में दैट क्लॉज में क्रिया का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। समझ रहे हैं, यानी कि दैट से बना हुआ जो हमारा दूसरा क्लॉज है। एक बार और देखना कि कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान में फॉर प्लस नाउन का प्रयोग होता है। तो जो इस प्रकार के वाक्य हैं फॉर प्लस नाउन वाले, तो ऐसे वाक्यों में दैट क्लॉज में, अर्थात जो हमारा दैट से बना हुआ दूसरा क्लॉज है, उस क्लॉज में क्रिया का जो प्रयोग है वो सावधानी पूर्वक क्या है हमें करना चाहिए। क्योंकि जो पहले से ही जो दिया हुआ हमारा वाक्य है, अर्थात जो अपने मूल रूप में है, उस दिए हुए वाक्य में फॉर के बाद किसी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। एक्चुअली हम ये यहां जानेंगे कि जो इस प्रकार के वाक्य होंगे उसमें दैट क्लॉज में जो क्रिया का प्रयोग करने की बात हो रही है उसमें दिए हुए सेंटेंस के भाव के आधार पे क्या है हमें क्रिया का चुनाव करना होता है। इस थ्योरी का मुख्य मतलब क्या है, वही है। ओके, देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो एग्जांपल में, यहां हमारा जो सेंटेंस है वो दिया है ही इज, या ऐसे कर लें, हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। ठीक, क्या है, हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। क्या कर रहा है यहां पे, देखिए ऐसे वाक्यों में क्या है हमारा एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव भी है, और यहाँ पे जो इन्फिनिटिव का जो पार्ट था वहां क्या आ गया फॉर प्लस नाउन। टीयर्स क्या है, टीयर्स हमारा क्या है नाउन है ना, तो फॉर प्लस नाउन का प्रयोग है ना। अब जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को क्या है बता देना चाहता हूं स्पष्टतः कि भले ही इस वाक्य में एडवर्ब टू आया है, एडजेक्टिव आया है और इंफिनिटिव नहीं आया है, तो भी इंफिनिटिव के स्थान पे फार प्लस नाउन तो आया है ना, तो भी हम ऐसे वाक्यों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही करेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब यहां हो जाएगा हिज सारो। ठीक है, हिज सारो इज, टू को बदलेंगे सो में, सारो इज सो डीप, सारो इज सो डीप, दैट हो गया, दैट हिज सारो, हिज सारो, हिज है यहां पे कोई मेल है, इसका प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। टेंस हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। ये सब बताया गया बेसिक चीज आपको। ही कैन नॉट एक्सप्रेस, he cannot express it in tears। ठीक, अब देखिए इसी वर्ब की बात हो रही थी, इसी वर्ब की बात हो रही थी कि दैट से शुरू हो, दैट से बनने वाले क्लाज में क्रिया का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि दिए हुए वाक्य में फार के बाद नाउन का प्रयोग होता है, इसके बाद किसी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ रहता है। तो भाव के आधार पर तो हमने कर लिया कि हिज सारो इज टू डीप 40 इयर्स। सेंस क्या है कि हिज सारो इज सो डीप, टू को तो बदले हम सो में, बाकी जो चेंजिंग था इसके पहले वैसे का वैसे ही तो हमने किया, सो डीप हो गया, दैट बनाएंगे, एडजेक्टिव के बाद लगाएंगे दैट, क्या प्रोनाउन यहां से मिल गया, टेंस हमारा प्रेजेंट में है, कैन नॉट लग गया, टू डीप 40 इयर्स। ठीक, तो ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। अब इसका मुख्य सेंस यह था इस वाले वाक्य में कि हिज सारो इज सो डीप, उसका दुख जो है इतना गहरा है, दैट उसका दुख इतना गहरा है कि वह इसे आंसुओं में भी व्यक्त नहीं कर सकता है। समझ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है यहां पे कि, तो देखते हैं अगला एग्जांपल, माई हार्ट was too full for words। ठीक, अब क्या हो गया यहां पे, my heart was too full for words। देखिए यहां जो words है ये क्या है, नाउन है। ठीक, अब जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, my heart was so full दैट, क्या है, माई हार्ट, क्या माई यहां सब्जेक्ट क्या बनेगा, दैट आई, वाज है पास्ट टेंस में है, दैट आई कुड नॉट, आई कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स। वाक्य बार क्या हो गया, माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स। अथवा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई could not utter any word। क्या हो जाएगा, any word, I could not utter any word। ठीक, ऐसे हो गया। अथवा कर लें ऐसे कि my heart was so full that I could not utter any word। Let's suppose that यहां my के जगह पे अगर he होता तो his heart was too full for words, तो क्या होता, his heart was so full that he, तब करता क्या बन जाता, ही बन जाता, माई था क्या बन गया, आई बन गया। समझ रहे हैं? अब देखिए इसे भी, इस वाक्य को भी हम अथवा के द्वारा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप दो प्रकार जाने। ठीक है, अथवा करके हम इस वाक्य को ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाले वाक्य को, हिज सारो इज सो डीप दैट इट कर लें, दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। ऐसा भी कर सकते हैं, या ऐसे करें कि हिज सारो इज सो डीप
that he could not express it in tears। यहां से सब्जेक्ट हमें मिल गया, या जब इट यहां एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य को हमें क्या है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, पैसिव वॉइस में करना पड़ेगा, तब वही हो जाएगा, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। कर सकते हैं। तो देखिए दोनों जो वाक्य थे हमारे, जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पे क्या आया, फार प्लस नाउन आया, ऐसे वाक्यों का भी हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसमें किया है, एज एन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किया गया है। ठीक है ना, जैसे कि यह हो गया या फिर वो हो गया, हमने कॉम्प्लेक्स में ही किया है। ठीक, अब तो इस प्रकार के वाक्य हो गए। ठीक, अब देखिए जो हमारा रूल 5 है वो बहुत ही बेहतर रूल है, बहुत ही शानदार रूल आने वाला है, और यह रूल जो है आपके उस प्रकार के वाक्यों से संबंधित है जिनमें एडवर्ब टू के बाद केवल क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। यानी कि वहां जहां पे मैंने आपको शुरुआत में पार्ट फर्स्ट में ये बात बताया था कि एडवर्ब टू को हटा करके ट्रांसफॉर्म करने वाले जो वाक्य हैं वो दो प्रकार के हैं। बहुत से वाक्यों में एडवर्ब टू आता है, तो ऐसे वाक्यों को हम दो भागों में क्या है, बांट करके उनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पहला क्या था, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव। तो वो रूल हमारा यहां तक था वो। अब इसके बाद जो दूसरा प्रकार था हमारा क्या, उसका कि ऐसे वाक्य जिनमें एडवर्ब टू आते हैं लेकिन उनमें एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव का ही मतलब आता है। यानी कि जो दूसरे प्रकार के वाक्य हैं वो क्या था कि उनमें एडवर्ब टू आएगा और फिर एडजेक्टिव आएगा, इंफिनिटिव नहीं आता है। तो अब उस प्रकार के वाक्यों का हम ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे क्या है, रूल 5 के अंतर्गत करने वाले हैं। देखते हैं कि यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं हो या इंफिनिटिव का प्रयोग न हो। ठीक है, इंफिनिटिव का प्रयोग न हो तो क्या करते हैं, एक बात आप यहां जान लें कि इसमें इंफिनिटिव साफ साफ नहीं रहता है इस प्रकार के वाक्यों में, और ऊपर के वाक्यों में भले ही इंफिनिटिव नहीं था जिसका हमने एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत ट्रांसफॉर्म किया, उसमें इंफिनिटिव के स्थान में फार प्लस नाउन तो क्या था, आया था ना। और यहां इसमें केवल ये कह रहा है कि यदि एडवर्ब टू के बाद क्या हो, एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन इंफिनिटिव का प्रयोग न हो तो टी डबल ओ के स्थान पर, टी डबल ओ के स्थान पे, यानी जो हमारा एडवर्ब है, तो टी डबल ओ के स्थान पे क्या, ओवर या एक्सट्रीमली, ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग अथवा टी डबल ओ को हटाकर, रिमूव करना साफ साफ, टू को हटाकर वाक्य के अंत में फ्रेज, वाक्य के अंत में फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं, अब हम पूरे थ्योरी को एक बार क्या है देख लेते हैं कि यदि एडवर्ब टू के बाद क्या है, एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन इंफिनिटिव का प्रयोग न हो तो सीधे
एडवर्ब टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, या तो ये नियम है, अथवा अगर आप एडवर्ब टू के स्थान पे ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं तो अन्य भी तरीके हैं। वो क्या है, अथवा टी डबल ओ को हटाकर पूरा पूरा एडवर्ब टू को रिमूव कर देंगे, वाक्य के अंत में फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का मतलब ही है एक सीमा से परे। बियॉन्ड का मतलब ही होता है से परे, द प्रॉपर लिमिट एक उचित सीमा से, एक उचित सीमा से परे, और वही तो होता है टू, टी डबल ओ का शाब्दिक अर्थ। समझ रहा है? अब देखिए यहां एग्जाम्पल देखते हैं। और यहां दिया है ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। बहुत से बच्चों को यहां पे ऐसा लग रहा होगा कि एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव के स्थान पे फॉर प्लस नाउन का प्रयोग है, फॉर प्लस नाउन का प्रयोग किया गया है, लेकिन उनका सोचना यह बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि फॉर के बाद क्या है, प्रेज, प्रशंसा करना, तारीफ करना। सेंटेंस का अर्थ क्या है हिंदी में, ही इज टू ईगर, वो बहुत ज्यादा उत्सुक है, विह्वल है। फॉर प्रेज मींस क्या, प्रशंसा के लिए। तो यहां पे जो ये प्रेज है ये एज ए वर्ब है, नो कि एज ए नाउन। ठीक है ना? तो इसे आप फॉर प्लस नाउन समझने की गलती कदापि नहीं करेंगे। ओके, अब जब ऐसे वाक्यों का हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज, क्या बोला गया है, ही इज ओवर ईगर, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। क्या हो गया हमारा सेंटेंस, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। देखिए ये तो पहला नियम है कि टी डबल ओ के स्थान पे ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करें। ठीक, तो यहां पे किसी व्यक्ति की बात थी, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, किसी व्यक्ति की बात थी। समझ रहे हैं? तो जहां पे किसी व्यक्ति संबंधी किसी तथ्य की बात होगी वहां पे हम टी डबल ओ के स्थान पे क्या है, ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और एक्सट्रीमली का प्रयोग कहां करेंगे, अभी उसका भी एक एग्जांपल देख करके हम क्या है क्लियर कर लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा क्या, द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट, जो मौसम है वो बहुत ही गर्म है। ठीक, अब देखिए यहां मौसम की बात हो रही है, अर्थात किसी प्राकृतिक घटना की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है। समझ रहे हैं? तो ऐसे स्थान जहां हमें मिलेंगे वहां पे हम टी डबल ओ के स्थान पे फर्स्ट रूल से करते हैं, तो हम वहां पे एक्सट्रीमली का इस्तेमाल करेंगे, ओवर का इस्तेमाल कदापि नहीं करेंगे। वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होकर के हो जाएगा, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। हम इसे कदापि ऐसे नहीं कर सकते फर्स्ट रूल से कि द वेदर इज ओवर हॉट, गलत है। समझ रहे हैं? ऐसी जगह पे हम एक्सट्रीमली का इस्तेमाल करते हैं। यानी वाक्य हमारा क्या हो गया, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। ठीक, अब देखिए यहां पे टू के स्थान पे हमने किसका इस्तेमाल किया, एक्सट्रीमली का। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम इस पहले वाक्य को हम अथवा करके यहां करते हैं तो ऐसे हो सकता है। फर्स्ट रूल के आधार पे क्या था कि ओवर या एक्सट्रीमली में से किसी एक का प्रयोग करते हैं एडवर्ब टू के स्थान पे, और दूसरा क्या है कि अथवा टी डबल ओ को हटाकर साफ साफ हटा देंगे, वाक्य के अंत में फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं, तब वाक्य हमारा कैसे हो जाएगा उन्हें देखते हैं। अब अगर हम ऊपर के वाक्य को अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ही इज ईगर हो जाएगा, क्योंकि जब हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं तो टी डबल ओ को हमें पूरा पूरा क्या है हटाना होता है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज ईगर, अब टू हट जाएगा। ठीक, तो ही इज ईगर, ठीक, ही इज ईगर फॉर प्रेज, ही इज ईगर फॉर प्रेज, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द
प्रॉपर लिमिट, यानी वाक्य हमारा क्या हो गया? या तो हम इसे ऐसे करें, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, अथवा या तो ऐसे करें, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखिए वाक्य के अंत में हमने क्या है? फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग किया। देखिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक। या तो हम ऐसे करें या तो ऐसे करें, जो इस टाइप के वाक्य है, ठीक है ना। क्या बोला गया है? वाक्य के अंत में जब फ्रेज हमें जोड़ना होगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को, तो हमें वाक्य के अंत में क्या है? उसे जोड़ना है। अब देखिए यहां ऐसे है, द वेदर इज टू हॉट, तो या तो फर्स्ट रूल से करें, ओवर या एक्सट्रीमली में से किसी एक का प्रयोग करें। यहां मौसम संबंधी घटना की बात है, या सीधे ऐसे कहें मौसम की बात है, तो यहां क्या लगाएंगे? एक्सट्रीमली लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। अथवा अगर हम इसे दूसरे रूल से करते हैं तो क्या हो जाएगा? द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो हमें टू को क्या है? हटाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां, ठीक, कि इस प्रकार के वाक्यों को, यानी कि जो इस प्रकार के वाक्य है, इसकी बात नहीं हो रही है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, यानी कि सीधे हम इसको ऐसे कहें कि जो टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव वाले वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जो इस प्रकार के वाक्य हैं जिनमें सीधे एडवर्ब टू आता है और उनके बाद एडजेक्टिव आता है और इंफिनिटिव नहीं आता है, उसी प्रकार के वाक्यों का हम अध्ययन कर रहे हैं। यहां ऊपर क्या है? पता ही गया है कि ऐसे वाक्य जिनमें एडवर्ब टू के बाद कोई किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, यानी टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग तो हो, लेकिन वाक्य में क्या है? इंफिनिटिव का प्रयोग न हो। इस प्रकार के वाक्यों की बात हो रही है, ठीक। तो जो इस प्रकार के वाक्य हैं, अर्थात जो ऊपर के वाक्यों का हमने ट्रांसफॉर्म किया, इस प्रकार के वाक्यों को हम एक अन्य भी नियम से क्या है? कर सकते हैं। वो क्या? अब देखिए जो यह वाक्य है इसको हम कैसे करेंगे? अब देखिए थ्योरी को यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब एग्जाम्पल क्या है देखेंगे तो वह बात भी क्या है? समझ में आ जाएगा। समझ रहा है ना? वो क्या है कि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव जो आया हुआ है, समझ रहा है? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल को हम देखेंगे, उसके बाद क्या है इसकी पुष्टि कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहां एक एग्जांपल दिया है, माई ब्रदर इज टू फैट। माई ब्रदर इज टू फैट, मेरा भाई बहुत ही ज्यादा क्या है? मोटा है। हालांकि इसके कुछ कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं, या वाक्य यहीं पे सीधे खत्म हो सकता है, ठीक। तो माई ब्रदर इज टू फैट, मेरा भाई बहुत ही क्या है? मोटा है, ठीक। तो जो इस प्रकार के वाक्य हैं, अर्थात जो टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव जिनमें आया हुआ है, ऐसे जो वाक्य हैं, इनमें जो टी डबल ओ अर्थात जो एडवर्ब टू के बाद, थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा, थ्योरी को मैंने लिखा नहीं है, इसको यहीं पे क्या है एग्जांपल हल करते समय क्या है बता दिया जाएगा कि जो वाक्य में जो एडवर्ब टू है उसके बाद जो प्रयुक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब है, क्या उसके बाद जो प्रयुक्त एडजेक्टिव या जो एडवर्ब है उसको हम सबसे पहले किसमें बदलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। किसमें? कंपैरेटिव डिग्री। उसको कंपैरेटिव डिग्री में क्या है? बदलते हैं, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। और उसके बाद क्या? प्लस देन। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं। किसका? देन का। ये प्लस है और देन है, देख रहे हैं। यानी कि जो टी डबल ओ के बाद प्रयुक्त जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसको हमें बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। ये अगला नियम है। इन दोनों नियमों के बाद थर्ड नियम,
कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, बदलते हैं, उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, ठीक। और देन के बाद तुरंत प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका? देन के बाद तुरंत प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या, देन के बाद तुरंत प्रोनाउन का हमने क्या है, प्रयोग किया। और उसके बाद क्या, उसके बाद हमें शुड बी या शुड हैव बीन, शुड हैव बीन का हमें प्रयोग करना होता है, ठीक। एक बार और देख लीजिए, जो इस टाइप के वाक्य हैं उनमें जो एडवर्ब टू के बाद जो आया हुआ हमारा क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है, सबसे पहले उसको हम बदलते हैं किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं। देन के बाद क्या है, सीधे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद शुड बी का प्रयोग करेंगे या शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो, ऐसे हो जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, माई ब्रदर, ठीक। ये तो वाक्य था हमारा, माई ब्रदर इज टू फैट, ठीक। TOO प्लस एडजेक्टिव वाला वाक्य है, बनाएंगे माई ब्रदर इज। तो एक्चुअल में हमें ये देखना होता है कि जब हम इस नियम से कर रहे होते हैं तो इस नियम में एडवर्ब टू को हमें क्या है, हटा देना होता है। एडवर्ब टू को हमें हटा देना होता है, हटा देते हैं, ठीक। तो अब एडवर्ब टू को हटा देंगे और उसके बाद जो प्रयुक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, फिर अन्य जो प्रक्रिया है वैसे करेंगे। तो माई ब्रदर इज फैट, है ना, क्या फैट है। तो फैट एक ऐसा एडजेक्टिव है कि इसको हम कंपैरेटिव में डबल TER लगा करके क्या है, चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा माई ब्रदर इज फैटर, माई ब्रदर इज फैटर देन का प्रयोग करेंगे, देन हो गया। माई ब्रदर इज फैटर देन है। अब माई ब्रदर यहां जो है, यहां से हम प्रोनाउन को निकालेंगे। जो यहां पे जो दिए हुए वाक्य का हमारा सब्जेक्ट है, वहां से हम देन के बाद का निकालते हैं प्रोनाउन। तो यहां देखिए माई ब्रदर, यहां क्या है, नाउन का प्रयोग किया गया है। तो माई ब्रदर मेल है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहां से प्रोनाउन हमारा क्या निकलेगा, ही निकलेगा। यानी कि देन ही शुड बी, वाक्य हमारा क्या हो गया, माई ब्रदर इज फैटर देन ही शुड बी। समझ रहा है, यानी वाक्य का हमने ट्रांसफॉर्मेशन काफी आसान तरीकों से क्या है, कर लिया। क्या हो गया, माई ब्रदर इज फैटर देन ही शुड बी, यहां हमने शुड बी का इस्तेमाल किया। अब देखिए ऐसे वाक्यों में हमें बस करना यह है कि TOO को हमें क्या हटा देना है, फिर जो इसके बाद में जो आया हुआ एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो याद रखिए कंपैरेटिव में बदलने के क्या है, दो नियम है, या तो हम ER लगाते हैं, समझ रहे हैं, और या तो कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जिनकी कंपैरेटिव जो है उन शब्दों के पहले मोर लगाने से बनती है। समझ रहे हैं, तो एक एग्जांपल हमने इसका देखा और एक जो है एग्जांपल हम उसका देखेंगे। तो ER हो गया, हमने इसे कंपैरेटिव कर लिया, फिर देन लगाया, देन के बाद क्या, प्रोनाउन इस्तेमाल किया जो यहां पे दिया हुआ है, फिर क्या, हम शुड बी का इस्तेमाल कर दिया, ठीक। अब देखिए अगर हमारा जो वाक्य है वो ऐसे दिया हो, दूसरा द मीटिंग वाज, यानी कि द मीटिंग वाज टू नॉइजी, द मीटिंग वाज टू नॉइजी। देखिए यहां भी क्या है, TOO के बाद क्या मिला हमें, एडजेक्टिव ही मिला, नॉइजी, ठीक। अब क्या हो जाएगा हमारा, जब हम ऐसे वाक्यों का यहां करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या हो जाएगा, द मीटिंग वाज, टू को हटाना है, द मीटिंग वाज मोर नॉइजी, ठीक। अब ये नॉइजी तो करेंगे नहीं,
तो इसके पहले हमें क्या है, मोर लगाना होता है, और इसकी सुपरलेटिव करनी होगी तो मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट नॉइजी, मोर नॉइजी, मोस्ट नॉइजी, ठीक। तो यहां हमें करना है कंपैरेटिव, तो हमें इसके पहले क्या है, मोर लगाना है। वाक्य हमारा हो गया, द मीटिंग वाज मोर नॉइजी देन इट शुड हैव बीन। वाक्य हमारा क्या हो गया, द मीटिंग वाज मोर नॉइजी देन इट शुड हैव, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि जो इस टाइप के वाक्य हैं इनको हम या तो ओवर या एक्टिवली से करें, क्योंकि इसमें भी वही है, इसमें भी वही पैटर्न है। तो या तो हम ऐसे वाक्य को ओवर या क्या है, एक्टिवली से करें, ठीक। और या क्या, या तो हम क्या है, फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से करें, या फिर हम इस रूल से करें। यानी कि इस वाक्य को हम ऐसे भी कर सकते थे, माई ब्रदर इज ओवर फैट, या ऐसे कर सकते थे, माई ब्रदर इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या ऐसे कर लें, माई ब्रदर इज फैटर देन ही शुड बी। समझ में आ गया। अब तो आप सभी को 100% ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, 100% समझ में क्या है, आ ही गया होगा। और यहीं पे आपका जो है, जो हम पहला अध्ययन करे थे पहले पार्ट का, वो क्या था, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप परिवर्तन करना, वो हम यहां पे इस वीडियोस में पूरा का पूरा 100% कवर कर चुके हैं। और आई होप आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ ही होगा। अगर कहीं पे किसी टॉपिक को समझने में अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो क्या है, पसंद आई है, तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर और लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। और यदि आप क्या है, इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इस YouTube को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे, ताकि आपके पास जो हमारा आगामी वीडियोस है वो आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।